हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुगा पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। मतलब कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, वो अगर उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए अपना पैसा कहीं चाहिए हो तो कैसे लेंगे वो पैसा, कौन कौन से रास्ते होते हैं जिससे वो अपना पैसा अपने लिए पैसा जुटा सकते हैं एक साल के अंदर अंदर के टाइम के लिए। अगर हम लंबे टाइम की बात करते हैं तो वो कैपिटल मार्केट में चला जाता है। वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम मनी मार्केट यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आ रहा है हमारा ट्रेजरी बिल। हम कंपनीज की बात तो बाद में करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं कि आरबीआई कैसे पैसा जुटाती है या फिर गवर्नमेंट कैसे पैसा जुटाती है। शॉर्ट टर्म के लिए हम बात करेंगे। ट्रेजरी बिल्स जो है, जब जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट आरबीआई से कहती है कि आप मेरे लिए शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा पैसा लेकर आओ। या आरबीआई जो है मनी मार्केट स्टेबलाइजेशन के लिए पैसा जुटाता है। मतलब कि अगर उसे लग रहा है कि इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा हो गया है तो अपने बॉन्ड इशू करके इकोनॉमी से पैसा खींच लेता है और बदले में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट दे देता है। जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं दोस्तों, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे होते हैं, 3% 4% इस तरह से इंटरेस्ट रेट पे चलते हैं ये। और मेजरली हमारे यहाँ जो है तीन तरह के ट्रेजरी बिल्स होते हैं। एक तो होता है 91 डेज का, यानी कि 91 दिनों के लिए जो है लोन पे दे दिया पैसा आरबीआई को। या फिर 182 डेज, या फिर 364 डेज। ये तीन ही हमारे टर्म्स होते हैं ट्रेजरी बिल्स में। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आरबीआई करती है। सभी जितने भी देश हैं, सभी देशों के जो रिजर्व बैंक्स होते हैं ट्रेजरी बिल्स का इस्तेमाल करते ही करते हैं। बहुत इजी रहता है बैंक्स के लिए इसके लिए, इसके साथ अपनी मनी रिजर्व को मेंटेन करने के लिए। इसलिए ट्रेजरी बिल्स का इशू बार बार किया जाता है। इसके लिए मेजरली या तो फिर गवर्नमेंट को लोन की, शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत हो, गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म लोन, या फिर पहले मार्केट स्टेबलाइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था, पर अब आरबीआई मार्केट स्टेबलाइजेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल करने लगा है। और बहुत इसमें हम, जैसे हमने आप बताया कि 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट इसमें जनरली इन दिनों रहता है। और जब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं कई बार मार्केट में, तो कभी कभार 5-6% भी पहुंच जाता है, पर वो एक एक्सट्रीम लिमिट है। उससे ऊपर कभी भी ट्रेजरी बेस के इंटरेस्ट रेट नहीं जाते। क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि इसमें आरबीआई इशू कर रहा है, यानी कि देश खुद ही इशू कर रहा है। जो गवर्नमेंट होती है वो इसकी गारंटियर होती है। अगर आरबीआई मना कर देता है कल को आपको पैसा देने से, तो गवर्नमेंट के पास आप जा सकते हैं और गवर्नमेंट आपको एक एक रुपया आपको वापस करेगी। तो और इंडियन गवर्नमेंट में हम इतना भरोसा कर सकते हैं कि कभी भी हमारा पैसा वहां पर नहीं डूबेगा। और जब हमारे पास रिस्क कम हो जाता है तो फिर इंटरेस्ट रेट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जैसे हम देखेंगे कि आगे जितना ज़्यादा कंपनीज रिस्क लेती जाएंगी, रिस्क या फिर छोटी कंपनीज होंगी, तो उनके लिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दिया, वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करती हैं। बड़ी कंपनीज होती हैं तो कम इंटरेस्ट रेट पे करती हैं। आरबीआई है तो और ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट पे करेगी। अब सेकंड बिल लाते हैं कमर्शियल पेपर। ये तो हो गया हमारा पहला। अब आरबीआई के बाद अगर हम हमारे देश में बात करें तो जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, या बड़ी कंपनीज हैं जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, इनके बारे में हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर गवर्नमेंट नहीं तो इनके इसके बाद हम इन कंपनीज पे भरोसा कर सकते हैं। तो अब इनकी बात करते हैं, कमर्शियल पेपर। अगेन ये भी शॉर्ट टर्म की ही बात करेंगे। इसमें हम इनको हम सीपीपी कह देते हैं। क्या होता है कि जब इन कंपनीज को अपनी वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए, वर्किंग कैपिटल यानी कि भाई किसी को कुछ सेल करा कंपनी ने, कुछ परचेज करा, तो भाई हो सकता है कि सेल का जो पैसा है वो थोड़ा लेट आए, परचेज का पैसा अभी देना पड़े, या इन्वेंट्री रख ली तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। तो ये सब के लिए जो मनी मेंटेन करना पड़ता है उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल जो दोस्तों जनरली 3 महीने 6 महीने, इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसलिए कमर्शियल पेपर के लिए भी रूल है कि आप जो 1 साल से ऊपर का कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकते हैं। अप टू 1 ईयर, ओनली बाय बिग रेप्यूटेड कंपनीज। अब अगेन जैसा हमने कहा कि बिग रेप्यूटेड कंपनीज हैं, तो रेपो जो हमारा पिछला ट्रेजरी बिल था उससे तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा अगर आप कमर्शियल बिल्स में लगाते हैं। बट फिर भी आधा 1% का ही डिफरेंस रहेगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। यानी कि इसमें भी अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं ट्रेजरी बिल में ना लगा के कमर्शियल पेपर्स में लगा लूँ, तो माइट भी अगर उसमें 4 मिल रहा है तो उसमें 4.5% मिल जाएगा। क्योंकि ये भी कंपनी इतनी ज़्यादा स्टेबल, इतनी ज़्यादा भरोसेमंद है कि अगर आप नहीं तो कोई और सही, इन्हें पैसा तो मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात कर लेते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आप एफडी की तरह देख सकते हैं।
शॉर्ट टर्म एफडी की तरह आप देख सकते हैं। क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में? सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट रेट नेगोशिएबल होता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई बैंक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करने जा रहा है किसी कंपनी के को, यानी कि लोन लेना चाहता है किसी कंपनी से, तो दोनों कंपनी और बैंक आपस में बैठ के नेगोशिएट कर सकते हैं कि जैसे आपके एफडी में तो मान लीजिए फिक्स कर दिया गया है कि 5.5% ही इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, बट माइट भी कंपनीज के लिए वो 5.6 कर दे, या फिर जो 5.7, मतलब कंपनीज को माइट भी एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दे। क्यों देगा? आम आदमी के मुकाबले कंपनीज को बेनिफिट क्यों दिया जाता है, आप ये समझिए, क्योंकि कंपनीज एकदम से बहुत सारा पैसा बैंक को देने के लिए तैयार है। आम आदमी लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए लगा पाएगा बैंक में, पर बैंक को ऐसे बहुत सारे कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, जबकि एक कंपनी सीधा सीधा 20 करोड़, 50 करोड़ रुपए एक साथ बैंक को दे सकती है। तो बैंक के लिए नए नए जो लोन लेने के लिए आदमी है वो ढूंढने की मेहनत बच जाती है, इसलिए बैंक थोड़ा सा हायर रेट रखती है कंपनीज के लिए, और वो रेट नेगोशिएबल भी होता है। तो हमने जैसे इधर कहा नेगोशिएबल इंटरेस्ट रेट। ये हो गया हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एफडी की तरह है ये, एग्जैक्टली एफडी नहीं होता है, क्योंकि हमने आपको बताया था पहले भी कि अगर जो है इसमें एक तो हो गया नेगोशिएबल इंटरेस्ट रेट, और पैसा एकदम से इशू नहीं हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। मान लीजिए कि भाई कंपनी कहे कि मुझे आज पैसा वापस कर दो मेरा, तो ऐसे नहीं कि सेम डे वापस हो जाएगा, हफ्ता भर का टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट है, बैंक कई बार इतनी जल्दी से पैसा रिटर्न नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब तीसरी चीज देखते हैं, बैंकर्स एक्सेप्टेंस। बैंकर्स एक्सेप्टेंस बिल्कुल अलग चीज हो गई है, पर इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में और देख लेते हैं। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, आप छोटी छोटी पॉइंट्स और नोट कर लीजिए। आपने मोटा मोटा तो समझ लिया, साथ में एक आध बात और बता देते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सिर्फ इंस्टीट्यूशन को ही इशू किया जाता है। इसी तरह जो हमारा आरबीआई का ट्रेजरी बिल था वो आम आदमी ले सकता है, बट उसमें लिमिट है कि 25,000 रुपये, आप लिख लीजिए उसकी लिमिट को। जो पहला पॉइंट था हमारा, उसमें मिनिमम 25,000 रुपये तो डालने ही पड़ेंगे ट्रेजरी बिल के लिए। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं बैंकर्स एक्सेप्टेंस पे। अभी बैंकर्स एक्सेप्टेंस होता क्या है? बेसिकली आप इसको इस तरह समझिए कि भाई एक बायर है, एक सेलर है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सेलर ने जो है अपना सामान बेच दिया बायर को। अब बायर की बारी आई पैसा देने की, बट बायर कहता है अभी मेरे पास पैसा है नहीं, मेरे को टाइम लगेगा पैसा देने में। सेलर कहता है कि भाई ठीक है, पर मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं, तुम तो नए हो मेरे लिए। तो बायर कहता है मुझ पर भरोसा मत करो, मगर बैंक पे तो करो, एक स्टैब्लिश्ड बैंक पे तो भरोसा करो जो इतने सारे करोड़ों अरबों का लोन ले रहा है, दे रहा है। या फिर बड़े बड़े जैसे बैंक्स होते हैं, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, या इंटरनेशनल लेवल की बात करें जो एचएसबीसी बैंक, सिटी बैंक, इन सब पे तो भरोसा आप कर सकते हो ना। तो ये बैंक मेरी तरफ से अगर गारंटी ले लेंगे कि अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो ये बैंक पैसा देंगे, तो क्या आप मुझे सामान बेचोगे और मुझे थोड़ा क्रेडिट टाइम दे सकते हो? आप यार इसमें एक बात ध्यान रखने की दोस्तों, कि कोई भी थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं हुआ है इसमें, सिर्फ एक बैंक की गारंटी इन्वॉल्व हुई है साथ में। तो हमने क्या कहा? बैंक गारंटी ऑफ बायर्स पेमेंट टू सेलर। अब सवाल उठता है कि बैंक क्यों मानेगा? भाई जब ये आज सेलर आदमी जो है ये नहीं मान रहा, तो बैंक भी क्यों मानेगा? बैंक को भी तो खतरा है कहीं ये बायर भाग गया तो बैंक क्या करता है, अपना रिस्क मिटिगेशन करता है। अब ये भी समझते हैं रिस्क मिटिगेशन क्या होता है। बेसिकली बैंक कहेगा कि आप मुझे कुछ फीस दे दो, मान लो कि भाई आपका जो भी 1 करोड़ रुपए की अगर आपकी डील है तो उसका 2% मुझको दे दो। मैं आप पे वरना कैसे भरोसा करूं कि आप अगर कल को भाग गए तो? फिर बैंक अपना कैलकुलेट करता है, ठीक है भाई पहले तो जो है ये आदमी ऐसे पुरानी डील करता आ रहा है और मुझे 2% जो है दे भी रहा है अपनी डील का, जबकि मुझे तो कुछ बैंक ना पैसा लगाना पड़ रहा है ना कुछ करना पड़ रहा है, अगर डूबा तो लगाना पड़ेगा। और फिर देख लेता है भाई ठीक है इसकी एसेट्स वगैरह है, और कुछ केसेस में भाई कोलेट्रल भी रख लेता है अपने पास। क्या क्या कर लेता है? कोलेट्रल, कई बार इंश्योरेंस भी करवा लेता है कि भाई आप अगर भाग गए तो मुझे इंश्योरेंस दो। बैंक कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारी गारंटी ले मेरे लिए। समझे, पहले क्या हुआ कि सेलर के लिए गारंटी, सेलर को गारंटी दे रहा है बैंक, और बैंक को गारंटी दे रहा है एक तरह से इंश्योरेंस। तो एक तो हो गया कोलेट्रल रख लिया, नहीं तो इंश्योरेंस करा लिया। तीसरी चीज हो गई क्रेडिट हिस्ट्री। इन तीन चीजों को देखकर बैंक जो है अपनी गारंटी देने के लिए तैयार हो जाता है।
कई बार फ्रॉड्स भी हो जाते हैं, जैसे हमने नीरव मोदी के केस में देखा। उसमें क्या हुआ था दोस्तों कि भाई नीरव मोदी मोदी जो है सिंगापुर से सामान खरीदे जा रहा था और पीएनबी बैंक की गारंटी उनको दे रहा था। पीएनबी बैंक के एम्प्लॉयज के साथ मिलकर वो पीएनबी बैंक की तरफ से अपनी जो है क्रेडिट लिस्ट बनाए जा रहे थे, क्रेडिट स्लिप की। भाई ठीक है, 1 करोड़ का सामान बैंक की पीएनबी बैंक की गारंटी, 2 करोड़ का सामान और पीएनबी बैंक की गारंटी, 100 करोड़ का सामान इस तरह से और पीएनबी बैंक की गारंटी, इस तरह कर करके 15,000 करोड़ तक पहुंच गए और सबकी गारंटी जो है पीएनबी बैंक के पास आ गई और नीरव मोदी भाग गया, या फिर कहें कि दिवालिया हो गया और फिर भाग गया। तो आखिर में पीएनबी बैंक को तो सारा पैसा चुकाना पड़ा, क्योंकि पीएनबी बैंक की जो है उसने तो पीएनबी बैंक ने तो गारंटी ले ली थी। और यही था वो सारा फ्रॉड। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो कोलेटरल सिस्टम, ये जो बैंकर्स एक्सेप्टेंस है, ये इतना भी सिंपल नहीं है। इसमें बैंक को डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिस्क रहते हैं। बहुत बार होता है कि बायर जो है वो इसी प्लानिंग से ही काम करते हैं कि हम तो बाद में भाग जाएंगे, बैंक को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा बैंकर्स एक्सेप्टेंस। अब इसमें मैंने आपसे कहा था कि ठीक है इसमें बैंक गारंटी ले रहा है पर कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज, एक और नया कॉन्ट्रैक्ट बताता हूं, उसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो जाती है। आइए उसको समझते हैं। अब ट्रेड बिल उसको कहते हैं या फिर डिस्काउंटेड बिल। मैं ये सेकंड और थर्ड पॉइंट हटा देता हूं, फोर्थ पॉइंट से हम उसको कंपेयर करेंगे। अब ट्रेड बिल या फिर डिस्काउंटेड बिल क्या होता है दोस्तों कि भाई सिंपल, अगेन वहीं से स्टोरी शुरू करेंगे हम। एक बायर होता है, एक सेलर होता है। बायर, एक मिनट, ट्रेड बिल इसका नाम हो गया। इसको डिस्काउंटेड बिल या फिर डिस्काउंटेड इनवॉइस भी कह देते हैं। इनवॉइस डिस्काउंटिंग आजकल काफी ये ट्रेंड में चल रहा है। इनवॉइस डिस्काउंटिंग पहले से इंस्टीट्यूशंस के लिए था, अभी रिटेलर्स के लिए भी आने लगा है। इसमें होता क्या है कि इसमें बैंक इन्वॉल्व ही नहीं है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि बैंक इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। इसमें एक बायर है, एक सेलर है और बीच में थर्ड पर्सन आ गया है जो कि अपना पैसा दे रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है कि मान लेते हैं कि ए आदमी जो है उसने सामान, वो बायर है और बी आदमी ने उसको सामान बेचा। ठीक है, और ए जो कंपनी है जिसने सामान खरीदा है वो बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, यानी कि बड़ी कंपनी, कितनी बड़ी कंपनी हो गई, मान लेते हैं अमेजन हो गई, ये रिलायंस हो गई, विप्रो हो गई। मतलब जितनी भी आप जो टॉप 50 कंपनीज हैं इंडिया की, उतनी लेवल की, उतनी बड़ी लेवल की कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं जो बाय कर रही हैं सामान बी आदमी से। बी जो है हमारा सेलर है। बट सेलर कहता है कि आप तो मुझे पैसा दोगे मान लीजिए 3 महीने बाद, तो मैंने आपको आज सामान दिया पर पैसा मुझे मिलेगा 3 महीने बाद, 3 मंथ्स गैप, 3 मंथ्स क्रेडिट गैप। पर मेरे पास तो इतनी छूट नहीं है, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। आप बहुत बड़ी कंपनी होंगे पर मैं तो इतना, अब ना मेरी इतनी कमाई है और मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, 3 महीने तो मैं नहीं झेल पाऊंगा, मैं तो ऐसे दिवालिया ही हो जाऊंगा। तो फिर इन दोनों ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि एक तीसरे बंदे को लाते हैं। अब चलिए सी बंदे की एंट्री हो जाती है। इस सी बंदे का अभी तक कोई रोल नहीं था, सामान बिक भी गया, सामान इसने बेच दिया, ए ने खरीद लिया और क्रेडिट भी तय हो गया कि ठीक है 3 महीने बाद हम पैसे देंगे। तो ये सी आदमी क्या कहता है, भाई अच्छा बी से कहेगा ये तुम्हारे पास पैसे की कमी है, कोई बात नहीं मैं दे देता हूँ पैसा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस जो है तुम इंटरेस्ट दे देना, मान लो 1% महीने का। सी आदमी जो है मनी प्रोवाइड कर देता है इंस्टेंटली। बट मैं तुम्हें तो जानता ही नहीं बी को, तो सी कंपनी का बी से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अनजान है, बी और सी दोनों अनजान है बिल्कुल। और ए और सी भी अनजान है, ऐसा नहीं कि ए और सी एक दूसरे को जानते हैं, बस ए और सी में एक रिलेशन है कि ए कंपनी बहुत बड़ी है, तो सी जानते हैं कि ए कंपनी भागेगी तो नहीं। तो सी जो है बी से बोलेगा कि आप ए से मुझको गारंटी दिलवाओ कि वो जो पैसा आपको 3 महीने बाद मिलने वाला था बी को, वो मुझे मुझे दे 3 महीने ना बाद, ना कि आपको। इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि भाई इनके बीच में 100 रुपए का जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ और 3 महीने बाद क्रेडिट देना है 1% महीने के हिसाब से। भाई सी क्या कहेगा, मुझे तो जो है 103 रुपये मिलने चाहिए बाद में, अगर मैं तुमको 100 रुपये दे दूं तो ये। पर प्रॉब्लम ये है कि ए तो 100 रुपये देने वाला है सी को, तो सी कहता है कि ऐसा करते हैं मैं तुम्हें 97 रुपीज देता हूँ और 3% ब्याज जोड़ के जो होगा वो बन जाएगा 100 रुपये। तो अब जो है आफ्टर 3 मंथ्स A will give 100 rupees to C in place of B। जो B को देने थे 100 रुपए, वो अब A जो है C को दे देगा।
क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि सी ने तो पहले ही पैसे दे दिए बी को तो पैसे मिल गए, अपना उसने बी ने ब्याज चुकाया 3 महीने का और पैसे लेके चला गया, बी का तो काम खत्म। अब बात सिर्फ ए और सी के बीच में रह गई है, तो ए जो है सी को भी पैसा दे देगा। अब देखिए अल्टीमेटली जो है ए ने माल खरीदा और बी ने ही बी को पैसा मिल गया, ए ने तो माल खरीदा तो पैसा देगा ही, पर पैसा मिला बी को ही है। कैसे? सी ने बी को दिया और ए से ले लिया, तो नेट तो जीरो, नेट तो खाली इंटरेस्ट रहा सी के पास, और बी के पास जो है सारा पैसा अल्टीमेटली आ गया। हाँ 100 रुपये की जगह 97 रुपये आया, बस इतना ही डिफरेंस है। और यही डिफरेंस है ट्रेड बिल और बैंकर्स एक्सेप्टेंस में। बैंकर्स एक्सेप्टेंस थोड़ा सिंपल कंसेप्ट है, सीधा सीधा बैंक से गारंटी ले ली और जो इन दोनों के बीच में डील हो गई, जबकि इधर ए और बी में चक्कर ही दूसरा है। इधर गारंटी की बात नहीं, इधर भरोसे की बात नहीं है, इधर बात यह है कि पैसा कम पड़ रहा है बी के पास, तो उसने किसी तीसरे बंदे को ले आया जो उसको पैसा अभी दे दे, बाद में ए उसको पैसा चुका देगा बी की तरफ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैंकर्स एक्सेप्टेंस और ट्रेड बिल। अब कुछ और देखते हैं इसी से जुड़ी हुई चीजें। अब हम बात करेंगे रीपर्चेज एग्रीमेंट के बारे में। जैसे आपने पहले सुना ही होगा रेपो रेट हम बात करते थे, अब ये भी वही है। वो होता था कि भाई आरबीआई बैंक से डील कर रहा है तब रेपो रेट की बात होती थी। इधर हम समझेंगे कि ये रेपो रेट कौन सा है और ये रेपो रेट उसी से एसोसिएटेड कैसे है। जब हमने आपको रेपो रेट जो है कब इस्तेमाल होता है ये तो बता दिया था कि भाई जब बैंक आरबीआई से लोन ले तो रेपो रेट, और उसको लोन दे तो रिवर्स रेपो रेट। जब तो वो तो चीज क्लियर है, पर रेपो रेट का मतलब क्या होता है वो आप इधर समझिए। मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसको जो है एकदम तुरंत पैसे की कुछ जरूरत पड़ गई है, ठीक है, और वो बी के पास जाता है, बैंक के पास, और बैंक मना कर देता है लोन देने से। तो ए क्या कहेगा कि आप जो है कुछ कोलेटरल रख लो मेरे, आप जो मुझसे सामान ही खरीद लो, थोड़ा कोलेटरल रखना भी, मुझे इस सामान की कीमत बता दो। मान लो मैं आपको जो है एक गोल्ड बार दे रहा हूँ, 100 ग्राम का एक गोल्ड बार दे रहा हूँ, उसकी कीमत बता दो मुझको और मुझसे कुछ सोना लेके बदले में मुझे वो पैसा दे दो। आप ध्यान दीजिए इस बात को कि एक्चुअल सेल हो गई है, actual sale has been done with a condition, और वो कंडीशन क्या है? आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, माइट बी महीना, 2 महीना, 3 महीने या 6 महीने। ये सभी जो हम बात कर रहे हैं मनी मार्केट में 1 साल से कम की ही बात कर रहे हैं, तो इधर भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की ये मोस्टली बात होती है। आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, रिवर्स सेल विल बी डन। मतलब कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो मैंने आपको गोल्ड दिया है, या मैंने आपको कोई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स दे दिए जो मेरे नाम थे, या मैंने आपको अपना घर बेच दिया, कुछ भी अगर मैंने आपको बेच दिया तो आप वो मुझे वापस कर दो। इसमें क्या हुआ कि बैंक एक तरह से फ्री हो गया इस आदमी से, ए आदमी से। अब कल को ए आदमी भाग जाए तो बैंक को कोई चिंता नहीं है, बैंक के पास तो एसेट है, सीधा सीधा एसेट के बदले पैसा दिया था। अब एसेट जो है और बैंक के नाम ही है, और कल को 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जो भी टाइम था ए वापस आ भी गया तो बैंक उसको एसेट वापस कर देगा और बदले में जो है अपना पैसा ले लेगा। तो इसलिए बैंक इस पूरी कंडीशन में बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहते हैं, और इसलिए ऑफकोर्स इसका इंटरेस्ट भी कम होगा, क्योंकि जो सीधा सेल और परचेज डील हो रही है। हालांकि इसमें सेल परचेज डील के जो खर्चे हैं वो ऐड हो जाते हैं, साथ में इंश्योरेंस के ऐड हो जाते हैं। तो और शॉर्ट टर्म में ये सारी चीजें मायने रखती हैं, क्योंकि 1-2% तो इसी बात का बैठ जाता है। पर ये जब इस्तेमाल किया जाता है जब जो है ए को कहीं से भी लोन ना मिल रहा हो, इवन अपना कोलेटरल रखने के बाद भी, तो ए के पास यही रास्ता बचता है कि वो अपने सामान को बेच ही दे और बदले में उसको बाद में खरीद ले। इसलिए रेपो रेट रखा गया इसका नाम की, यानी कि रीपर्चेज रेट। मान लीजिए कि 100 रुपए में अगर ए ने बी को बेची थी, तो बी वापस क्या करेगा? अब जब ए वापस खरीदने आया तो बी उस चीज को 103 रुपए में बेचेगा। तो ये जो 103 रुपए का जो डिफरेंस है, 3 रुपए, ये हो गया हमारा रेपो रेट, यानी कि रीपर्चेज करने का जो रेट बी ने ए के ऊपर लगा दिया वो 3%, एक तरह से आप इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, वो 3% रेपो रेट है। इसे कहते हैं हम रीपर्चेज एग्रीमेंट। यही चीज होती है आरबीआई और बैंक के बीच में भी। बैंक जो है एक्चुअल में अपना सामान जो आरबीआई को बेच देते हैं, और आरबीआई वापस वो सामान वापस कर देता है बैंक्स को। और रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होता है, भाई आरबीआई जो है बैंक को सामान बेच देता है और बैंक वापस कर देते हैं बाद में आरबीआई को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भाई ये तो हो गया रिपर्चेज एग्रीमेंट। इसके बाद आता है कॉल मनी। अब कॉल मनी भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जनरली कॉल मनी जो है फोर्टनाइट के लिए या ओवरनाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओवरनाइट मतलब एक रात के लिए, फोर्टनाइट मतलब 14 दिन के लिए।
ओवरनाइट से फोर्टनाइट। इसको एक्सटेंड भी किया जाता है मंथली तक, बट जनरली जो है 99% ट्रेड जो है ओवरनाइट से लेके फोर्टनाइट के बीच में ही खत्म हो जाते हैं। इसमें होता क्या है कि भाई बैंक्स जो आपस में डील कर रहे हैं, सुबह सुबह मार्केट खुलती है, जैसे आपको लाइबोर याद होगा ना, उसमें कितनी भारी बिडिंग होती थी, कितना भारी बिड ऑफर चलता था, जैसे हमने इतनी सारी जीरोज लिख के आपको दिखाई थी, वही चीज है कॉल मनी भी एक तरह से। डेली सुबह मार्केट खुलती है, सभी बैंक जो देखते हैं आज मेरे पास इतनी शॉर्टेज है, या आज मेरे पास जो है इतना ज़्यादा पैसा है, तो मैं किसी को ज़्यादा पैसा है तो किसी को दे देता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए ब्याज पे, कम पैसा है तो मैं जो है किसी से ले लेता हूँ, और ये डील डेली होती है, सभी बैंक डेली ये डील करते, कम ज़्यादा सबके पास होता ही रहता है चीज़ें। तो इसमें क्या होता है कि बैंक ने पैसा दे तो दिया दूसरे बैंक को, बैंक टू बैंक डील ऑन डेली बेसिस, बट इसमें एक कंडीशन होती है कि बैंक ने जो पैसा दिया है वो कभी भी वापस मांग सकता है, चाहे वो फोर्टनाइट के लिए यानी कि 14 दिन के लिए ही क्यों ना दिया हो, बट बैंक को अगर अगले ही दिन जरूरत पड़ गई है तो बैंक को दूसरे बैंक से कहेगा कि मुझे मेरा पैसा वापस करो, क्योंकि ये कॉल मनी है। इसमें बैंक के पास राइट है कॉल करने का, अपने लोन को वापस कॉल करने का राइट है एनी टाइम, और सेम टाइम उसी टाइम पे जो है बैंक को वापस करना भी पड़ेगा। इधर कोई भी ज्यादा ये नहीं कि हफ्ता भर लगा दिया वापस करने में या एक आध दिन लगा दिया, पूरा प्रोसीजर ही एक दिन से 14 दिन के बीच में, अगर इसमें भी हफ्ता भर लग गया तो फिर तो ब्याज का कितना नुकसान हो जाएगा बैंक को। इसलिए इसको कॉल मनी कहा गया है कि बैंक के पास पावर होती है कि वो कभी भी अपनी मनी को कॉल कर ले। ठीक है, तो अब इसके बाद एक और चीजें देखते हैं हम, जैसे कैश मैनेजमेंट बिल्स। अब आप याद कीजिए, हमने पहले आपको शुरू में, इसको आप नोट कर लीजिए 6 और 7 नंबर को, फिर हम बात करते हैं कैश मैनेजमेंट बिल्स के बारे में। इसमें क्या होता है कि हमने जैसा आपको शुरू में बताया था ना कि आरबीआई जो 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज के बिल्स इशू कर सकता है गवर्नमेंट के कहने पे, या फिर जो है अपने मार्केट को स्टेबल रखे रहने के लिए। अब और एक और चीज देखी गई कि आरबीआई ने कहा अगर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए ही पैसा चाहिए तो मैं क्या करूं, तो उसके लिए आरबीआई ने कैश मैनेजमेंट बिल्स को इंट्रोड्यूस किया। जब भी गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमारी वर्किंग कैपिटल में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा है नहीं, पैसा है बट फिलहाल नहीं है, हफ्ते भर के लिए जो है हमारा पैसा कहीं से आना है, माइट भी कि भाई जीएसटी कलेक्शन अभी आना बाकी है तो हफ्ते भर के लिए हमें कहीं से लोन दे दो, या इस साल का हमारा इनकम टैक्स कलेक्शन अभी आना है तो महीने भर के लिए कहीं से जो है लोन, 2 महीने के लिए कहीं से लोन लेकर दे दो, आरबीआई से कहेगा। आरबीआई ये तो कह नहीं सकता मैं तो खाली ट्रेजरी बिल इशू करता हूँ 91 डेज के लिए, उससे कम से मैं तो मैं दूंगा ही नहीं, 91 दिन का ब्याज तो देना ही पड़ेगा, नहीं। कैश मैनेजमेंट बिल कहता है कि गवर्नमेंट को अगर हफ्ते भर के लिए भी चाहिए, 10 दिन के लिए चाहिए, या 50 दिन के लिए चाहिए, एनीथिंग बिलो 91 डेज, तो फिर उसके लिए कैश मैनेजमेंट बिल इशू कर दिया जाएगा। इसमें और ट्रेजरी बिल में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, खाली ड्यूरेशन का अंतर है। वो 91, 182 और 364 तीन फिक्स ड्यूरेशन का है, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन का हो गया उससे भी कम, यानी कि बस खाली ये इतना डिफरेंस है कि और कम, ये और कम टाइम के लिए, वो ज़्यादा टाइम के लिए, दोनों एक ही तरह से ही दोनों की नीलामी होती है, यानी कि जब बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं तो बिड ऑफर जो है कंपनीज लगाती हैं, दोनों एक ही तरह से लगाए जाते हैं। इसमें ऑफ कोर्स कम इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि ये कम टाइम के लिए है, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए होता है, तो जितना ज़्यादा आप किसी को टाइम के लिए लोन देते हैं उतना ही ज़्यादा रिस्क आपका बढ़ जाता है, तो माइट भी उसमें 0.1 0.2 थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, बस इतना सा ही डिफरेंस रहता है कैश मैनेजमेंट बिल्स और उसमें ट्रेजरी बिल्स में। ये भी आरबीआई के द्वारा ही इशू की जाती है। अब और देखते हैं भाई, इसके बाद हो गया हमारा कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स, इसको समझने के लिए हम वापस इनवॉइस डिस्काउंटिंग पर चलेंगे। इनवॉइस डिस्काउंटिंग में क्या हो रहा था कि भाई तीसरा आदमी जो है पैसा दे रहा था उस जो कमजोर बायर था, जो कमजोर सेलर था उसको, बट इधर क्या है, सेलर कहता है मुझे नहीं चाहिए पैसा, पैसा तो मेरे पास बहुत है, पैसे की कमी नहीं है, बात यह है कि मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं। सेलर बायर से कह रहा है कि आई डू नॉट बिलीव यू, बायर, सेलर डू नॉट बिलीव बायर, जबकि बायर कह रहा है मैं तुमको जो है 3 महीने बाद पैसा दूंगा, बायर रिक्वायर्स क्रेडिट टाइम। अब इस बहस को सुलझाने के लिए क्या कहा गया
क्योंकि बायर कहता है कि मैं तुम्हें अपना जो है एक ट्रेड बिल बनाकर लिख के दे देता हूँ, ये बात एक इनवॉइस क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं ये लिख के दे दूँ कि तुम या कोई और भी बंदा जिसके पास भी ये मेरा बिल होगा, वो अगर आता है मेरे पास 3 महीने के अंदर, तो मैं उसको जो है पैसे चुका दूंगा, चाहे कोई भी वो बंदा आए, ये मेरी ये गारंटी है। तो अब बायर सेटिस्फाई, सेलर सेटिस्फाई इस बात पे हो जाता है कि ठीक है, कम से कम तुमने लिख के तो दिया, अगर जो है कल को तुम मना करते हो तो मैं कोर्ट के पास तो जा सकता हूं। बट इसमें एक कंडीशन होती है, आरबीआई के द्वारा एक कंडीशन डाली गई है कि आप ऐसा कमर्शियल बिल नॉट मोर देन 3 मंथ्स के लिए इशू कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो है इस तरह का क्रेडिट बिल, एक ट्रेड बिल लिखकर देता है कि मैं तुम्हें जो गारंटी देता हूं कि कोई भी आ जाए और मैं उसको पैसा दे दूंगा, तो इसके लिए लिमिट है कि नॉट मोर देन 3 मंथ्स। ये बात हमने करेंसी वाली क्लास में भी डिस्कस की थी, क्योंकि फिर तो करेंसी ही बन गई ना, हर आदमी जो है इस तरह से इशू कर करके बैठ जाएगा कि तुम जो भी आएगा मैं उसको पैसा दे दूंगा, तो इंडियन करेंसी कौन लेगा, सब एक दूसरे के ही जो है ट्रेड बिल्स में ट्रेड करना शुरू कर देंगे। इसलिए आरबीआई ने कहा कि आप जो है ये नियम या 3 महीने से ऊपर नहीं बना सकते कमर्शियल बिल, या तो फिर आप कमर्शियल बिल ना बना के सीधे सीधे पार्टी का नाम लिख दीजिए कि तुम जब सामने आओगे, इस नाम का व्यक्ति जब सामने आएगा तो मैं उसको पेमेंट कभी भी दे दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कमर्शियल बिल, जिसकी जो है प्रॉब्लम ये है कि 3 महीने से ऊपर इसको इशू नहीं किया जा सकता है। और ये इशू कौन करता है, आप ये भी देखते चलिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, जो बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इसको इशू करते हैं, या जितने भी एनबीएफसीज होते हैं, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि वो जो है लोन देने और लेने का काम तो करते हैं बट वो बैंक डिक्लेयर नहीं हुए अभी तक, तो वो सभी कमर्शियल बिल्स को इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए एक लास्ट हम अपना आज का देख लेते हैं, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मार्केट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मार्केट। अब इसमें क्या होता है भाई, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, उनके लिए तो हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रख लिए। कोई जो कमर्शियल बिल इशू कर दे, कोई जो है आरबीआई है तो वो तो ट्रेजरी बिल इशू कर रहा है, कभी कैश मैनेजमेंट बिल इशू कर रहा है, या दूसरी कंपनीज हैं तो वो कोई ट्रेड बिल इशू कर देता है, इनवॉइस डिस्काउंटिंग इशू कर रहे हैं, कोई कमर्शियल पेपर लेकर आ जाता है अपना, कोई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ला रहे हैं बैंक्स। बट छोटी छोटी कंपनियां क्या करें, तो उन्होंने क्या किया कि छोड़ो, ये बड़े बड़े लोग तो हमें लोन देने से रहे, हम आपस में ही लोन जो है लेने देने का काम कर लेते हैं। कैसे, इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मार्केट का कंसेप्ट। इट वर्क्स मोस्टली फॉर स्मॉल कंपनीज। इसमें कंपनियां एक दूसरे को ही लोन दे देती हैं। भाई एक कई सारी छोटी कंपनीज हैं, अगर वो एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानती हैं तो कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें लोन दे देती हूँ, तुम मुझको लोन दे दो, या मैं उसको लोन दे देती हूँ, बदले में मुझे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चाहिए। इसमें क्या होता है कि हायर इंटरेस्ट रेट होता है, वेरी हाई इंटरेस्ट रेट होता है, हाई इंटरेस्ट रेट। अभी तक तो हम जब आरबीआई की बात कर रहे थे तो 3, 4, 5, 6% की बात कर रहे थे। फिर उसके अलावा अगर हम इनवॉइस डिस्काउंटिंग की बात करें तो उसमें 12% का करीब इंटरेस्ट रेट हो जाता है। या फिर हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की बात करें या कमर्शियल बिल्स में तो खैर इंटरेस्ट मिलता ही नहीं। अगर हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की बात करें तो माइट भी उसमें 8, 7, 8, 9% के करीब इंटरेस्ट मिल जाएगा। बट सबसे ज्यादा जो ह्यूज इंटरेस्ट रेट होता है वो मिलता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मार्केट में, और ये आम आदमी के लिए तो नहीं होता है, ये कॉर्पोरेट्स के लिए ही होता है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत हाई है। और इंटरेस्ट रेट भी ऑफ कोर्स 18% तक का भी होता है, 14%, 16, 18, 20%, 25%, इस तरह के इंटरेस्ट रेट इसमें चलते हैं, क्योंकि सभी कंपनीज बहुत हाई रिस्क पे रहती हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमने अपनी आज की मनी मार्केट के सभी इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में। कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि उसमें हम समझेंगे कि आम आदमी अपना पैसा कहाँ लगा सकता है, वो भी कल की पूरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ के सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।